नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज देयर इन दिस चैप्टर, उस टॉपिक का नाम है स्लोप। ठीक है, क्लोज योर बुक्स एंड पे अटेंशन, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग नाउ। नाउ स्लोप बेसिकली होता क्या है, तो टू अंडरस्टैंड दैट पहले हमको समझना पड़ेगा इंक्लिनेशन क्या होता है। इफ आई हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या होता है वो समझने के लिए इफ आई टेक अ लाइन, ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन मींस द एंगल which a line makes with positive direction of x axis। तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स से जितना एंगल बना रहे हो उसको क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन। उसको डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। फाइन। नाउ जब इस एंगल का तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan निकालते हो तो उसकी जो वैल्यू आती है उसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan of this angle is known as slope। ठीक है, जो भी तुम्हारा एंगल आएगा, जैसे तुम tan 30 tan 45 सब निकाल दो ना, जो भी एंगल आएगा उसका tan वो ले लो और जो आएगा वो तुम्हारा स्लोप हो जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर m। तो स्लोप के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, m। तो अभी अगर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लिखना है तो m स्लोप का नोटेशन हो गया, और थीटा का जब कौन सा रेशियो लेंगे, tan, तो मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा। ये मेरा स्लोप का फॉर्मूला होता है ना। ये वो केस है जहां पे तुमको एंगल पता है। अगर एंगल नहीं पता हो तो मान लो ये लाइन यहाँ पे ना होके यहाँ पे होती, तो इस केस में तुमको एंगल पता नहीं होता, बट इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट होते हैं, सपोज ए और बी, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट x1 y1 x2 y2 इनसे डिनोट होते हैं, राइट। तो अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो उस केस में इफ a x1 y1 and b x2 y2 are 2 points on a line, then उस बेसिस पे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप के दो फॉर्मूले, पहला किसके लिए, अगर तुम्हें एंगल दिया हो कि x एक्सिस से, x में भी पॉजिटिव साइड से ही चाहिए, डोंट टेक दिस साइड। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस से अगर मैं एंगल मेजर करूं तो कितना एंगल बना रहे हैं, तो उस एंगल को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, और तो क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन। इस इंक्लिनेशन का जब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक tan लेते हो, ठीक है, साइन कॉस वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, बट मुझे सिर्फ tan वाला लेना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan जब उसका कंसीडर करोगे तो जो वैल्यू आती है उसको स्लोप बोलते हैं। उसको डिनोट किससे करते हैं, तो मतलब m इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल के लिए हो गया। अब एंगल नहीं दिया होगा और दो पॉइंट दिए तुमको, किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, तो a और b दो पॉइंट हो गए लाइन के ऊपर, देन स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फाइन। नाउ देयर आर अ फ्यू स्पेशल केसेस। इफ two lines are parallel, their slopes are equal। अगर लाइन आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होते हैं। ऑल्सो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब अगर आपस में एक दूसरे को पैरेलल है मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, और अगर आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुए तो द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1।
तो अगर लाइंस आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो उनके स्लोप्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1, अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो। नाउ इफ यू गो बाय दैट लॉजिक, एंगल की अगर बात करें तो सपोज मेरा लाइन ऐसा है कि जो एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाएगा, 0, isn't it? हर लाइन खुद से कोई एंगल थोड़ी बनाएगा। अगर एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा, 0 डिग्री ना। ये जो लाइन है एल, इसको अगर मैं ऐसे करते लेके और एक्स एक्सिस पे रख दूं तो मतलब एक्स एक्सिस ही हो गया वो, तो एक्स एक्सिस का एंगल कितना होता है, 0। तो इन दैट वी कैन से स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। क्यों? क्योंकि tan ऑफ 0 कितना होता है, 0। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किया था ना लास्ट ईयर। तो अगर मेरा थीटा 0 हो जाएगा तो स्लोप क्या आ जाएगा, tan ऑफ 0, और tan ऑफ 0 कितना होता है, 0। ठीक है, तो कोई भी स्लोप अगर एक्स एक्सिस का फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, और मैंने अभी बोला ना पैरेलल लाइन का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल। मतलब हर लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल आएगी उसका भी स्लोप क्या होगा, 0। ऑल्सो एवरी लाइन पैरेलल to x axis has slope 0। ठीक है, x एक्सिस खुद से कोई एंगल नहीं बनाएगा ना, हर लाइन का आप खुद से एंगल क्या होगा, 0। तो x एक्सिस अगर खुद से एंगल 0 बना रही है मतलब उसका थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना आता है, 0। मतलब m का वैल्यू कितना आ गया, 0। m मतलब स्लोप, तो स्लोप किसका 0 आया, x एक्सिस का। अगर x एक्सिस का स्लोप 0 है तो हर वो लाइन जो एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा। अच्छा, अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो मतलब वो y को क्या होगी, परपेंडिकुलर, isn't it? तो यहां पे अगर मैं एक लाइन लेता हूं ये वाला, तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गया। और y के साथ कितना आएगा, 90 डिग्री, मतलब y को क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज 0। हर वो लाइन जो x को पैरेलल होगी, अगर x को पैरेलल होगी तो y को क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसका स्लोप क्या आएगा, 0। सिमिलरली अगर x ना लेके y ले तो, बट स्लोप ऑफ y एक्सिस इज, अच्छा y एक्सिस की अगर बात करें तो थीटा फाइंड करने के लिए एंगल किसके साथ बनना चाहिए, x के साथ ना। x का खुद x के साथ 0 बना, बट x का y के साथ कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इनफाइनाइट, या फिर हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्लोप y एक्सिस का, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, कितना ऐसा टिल्टेड है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम बोलते हैं स्लोप पे है, स्लोप का मतलब क्या, कितना ऐसा है। ये अगर स्ट्रेट हो गया तो स्लोप थोड़ी है वो, तो स्लोप उसका इनफाइनाइट हो जाता है। बट अभी हमने बोला कि दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, मतलब अगर y एक्सिस का स्लोप इनफाइनाइट है तो y एक्सिस को हर लाइन जो पैरेलल आएगी उसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर कोई लाइन y को पैरेलल है मतलब x को क्या होगी, perpendicular, isn't it? Also every line parallel to y axis or perpendicular to x axis is infinity। ठीक है, स्लोप उनका क्या आएगा, इन्फिनिटी। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई लाइन आपस में कोलिनियर होती है ना तो उनका भी स्लोप इक्वल होता है। तो जस्ट राइट दैट, क्योंकि वो सम्स में यूज होगा। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 और मोर, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही होगा, 4 भी दे दिया तो 4 के लिए भी हो सकता है। इफ 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर दे हैव इक्वल स्लोप्स। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द थिंग दैट विल बी नीडिंग फॉर दिस प्रैक्टिस सेट। तो ये वाला लिख लो। नाउ प्रैक्टिस सेट 5.3। फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि इंक्लिनेशंस दिए हुए तुमको फाइंड करना है स्लोप क्या है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या है, इंक्लिनेशन में
इंक्लिनेशन को डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, नॉट इंक्लिनेशन। तो थीटा 45 हो गया, मुझे फाइंड क्या करना है? स्लोप का वैल्यू। तो ऐसे स्लोप जो फॉर्मूला हमने लिखा है m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो m इज इक्वल टू टेन ऑफ 45। 10 45 कितना होता है? 1। ऑब्वियसली याद नहीं है, इसके बाद तीनों कर रहा हूँ, याद कर लो बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में लगेगा ये सब। ओके, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, तो स्लोप m इज इक्वल टू टेन ऑफ 60 डिग्री। टेन 60 का जो वैल्यू होता है, सॉरी टेन थीटा पहले, तो फिर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज टेन ऑफ 60 डिग्री। टेन 60 का वैल्यू होता है रूट ऑफ 3। फाइन। द नेक्स्ट वन, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, सो स्लोप m इज इक्वल टू अगेन टेन थीटा, ये आ जाएगा टेन ऑफ 90। 10 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तुम इनफाइनाइट ना लिख के सिर्फ वैसा भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी चलता है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी मींस लास्ट नंबर। अब तुमको क्या पता लास्ट नंबर क्या है? तुम कोई भी नंबर बोलो, उससे एक ज्यादा मैं बता ही सकता हूँ, तो देयर इज नो एंड टू इट। ओके, नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन 2, इसमें टोटल 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं एक कर रहा हूँ, बाकी का सिमिलरली है तो तुम लोग कर लोगे। फाइन। ओके, नाउ ए और बी 2 पॉइंट दिया है एंड बोला इनका स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप का भी पॉइंट के हिसाब से हमने फॉर्मूला किया था ना, तो जो है इसको कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 और x2 y2 से डिनोट कर लेता हूं। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, अब जरूरी नहीं कि तुम हर बार एम ही लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि कभी कभी कैसा होगा ना, 2-3 अलग अलग स्लोप फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे इस केस में ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी से भी, तो बार बार एम नहीं लिख सकते, तो फिर उसको m1 m2 m3, उससे अच्छा मैं सीधा सीधा पॉइंट्स का नाम लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है? 7, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 4 माइनस 2, 7 माइनस 3 दैट विल गिव यू 4 एंड 4/2 दैट इज 2। तो स्लोप कितना है? फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज जो भी है। ओके, नाउ यहाँ पे ए बी और सी क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 के बचे हुए तुम लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दिया है और बोला है कि तुमको स्लोप फाइंड आउट करना है, सॉरी कोलिनियर है क्या ये बताना है। तो मैंने लास्ट में एक नोट लिखाया था, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो मैं काम करता हूँ, ए से बी का स्लोप निकालता हूँ, बी से सी का निकालता हूँ, अगर इक्वल आ गए मतलब वो कोलिनियर है। तो उसके लिए पहले इसको x1 y1 से नोटेशन दे देते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3। फाइन। तो पहले मैं स्लोप निकालता हूँ ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना था? 1, y1 का तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1, क्योंकि ये बीच में जो माइनस है वो फॉर्मूला का है और ये y1 की खुद की वैल्यू माइनस है, इसके लिए ब्रैकेट डाल के माइनस लिया उसको। फिर x2 का वैल्यू कितना है? 0, x1 का वैल्यू तो 0 माइनस ऑफ माइनस 1, आमने सामने माइनस है मतलब ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव यू प्लस, तो 1 + 1 दैट विल बिकम, और नीचे 0 + 1 हो जाएगा व्हिच इज 1। So I'll take this as equation 1 if you want। अगर तुम स्टेटमेंट में भी लिखना चाहते हो तो वो भी चलेगा कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, वो भी लिखना तो वैसे भी पड़ेगा ही। ओके, सो ए बी का आ गया, देन नेक्स्ट क्या है? बी से सी फाइंड करना है। ऑल्सो स्लोप ऑफ बी टू सी। अब बी एंड सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या यूज हो रहा है? x2 y2 x3 y3, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले बड़ा वाला लिखते थे फिर उसके बाद माइनस करते थे, सेम वे यहाँ पे। सो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सिमिलरली अगर a से c का निकालना होता तो क्या करते? y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। सो जैसे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर, y3 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस y2 का वैल्यू 1 अपॉन x3 का वैल्यू इज 1 एंड दिस 0। सो दिस इज 3 अपॉन 1 व्हिच इज 3। अच्छा, AB का स्लोप कितना आया? BC का कितना है? तो कोलिनियर नहीं है, तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 slope of AB, question 2, from 1 and 2 slope of AB is not equal to slope of BC, therefore A, B and C are not collinear। अगर होते तो स्लोप इक्वल आ जाता। फाइन, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए तुम लोग कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
बोला एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वर्टाइसेस के ए बी एंड सी, एंड हमें बोला है कि तीनों साइड का सिर्फ स्लोप निकालना है। तो मतलब तीनों का मैंने नाम ले लिया, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 एंड ये हो गया x3 y3। फिर स्लोप का फॉर्मूला एक बार a से b के लिए लगेगा, देन स्लोप का b से c, स्लोप का a से c, तो 3 बार स्लोप का फॉर्मूला लगेगा एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। नेक्स्ट वाला देखो, 4 ये वैल्यू कोई गलत दिखाई है मैंने जो इसमें। हाँ सॉरी माय बैड, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है 3 माइनस 1 दैट विल गिव यू 2, सो ये आ जाएगा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का स्लोप इक्वल आएगा, तो यूल से कि वो कोलिनियर है। ठीक है, देखा करो, एसी की जरूरत नहीं है ना हमको, कोलिनियर आ गया तो फिर क्यों ढूंढना है, हो जाएगा कोई इशू नहीं, तो वो करना है तो कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वहां पे 4 कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, और बोला है प्रूव करो कि कोऑर्डिनेट जो वर्टाइसेस दिए ए बी सी डी, 4 कॉर्नर्स के नाम दिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ए बी सी एंड डी। एंड वन मोर थिंग, तुम लोग जब क्वाड्रिलेटरल बनाते हो ना, दिस मिस्टेक इज वेरी कॉमन, जब नाम लिखोगे तो ये ए देन सी डी ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस जाना चाहिए नाम क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ए बी इधर आ गया तो इधर डी और फिर सी, बी के बाद फिर सी आना चाहिए, तुम कंटिन्यू जाओगे, लूप बनना चाहिए वो। तो अगर ऐसा लिखा तो फिर कभी सही नहीं आएगा, तो सी और डी ऐसा होना चाहिए। हाँ, अगर तुम नाम ऐसा दे रहे हो तो भी सी इधर ही आएगा। ठीक है, वो एक ऑर्डर में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली इधर किधर कहीं पे भी नाम दे दिया, तो वो करोगे तो फिर कभी आंसर मैच होगा ही नहीं तुम लोग को जो चाहिए उस हिसाब से। तो 4 कोऑर्डिनेट दिए, x1 y1 से लेके x4 y4 तक हो जाएगा, और बोले पैरेललोग्राम है ये प्रूफ करो। पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, AB का स्लोप निकालो, CD का स्लोप निकालो। ठीक है, बेसिकली चारों का स्लोप निकालते जाओ, इसका स्लोप को इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3, इसको 4, फ्रॉम 1 एंड 3 ये इक्वल आएंगे, फ्रॉम 2 एंड 4 ये इक्वल आएंगे, तो देयरफॉर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल हुआ मतलब क्या है, पैरेललोग्राम। हो गया, मैथ इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे R एंड S 2 कोऑर्डिनेट दिए, तो R x1 y1 हो गया, S का वैल्यू x2 y2 हो गया, और स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2। स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ऐसे स्लोप ऑफ लाइन RS is y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसका वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, सो दिस इज -2 y2, इसके माइनस ऑफ y1 का वैल्यू माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस ऑलरेडी था और y1 का खुद का वैल्यू ही माइनस है, इसके लिए 2 बार माइनस आया। ठीक है, अपॉन x2 का वैल्यू इज -2, माइनस ऑफ x1 का वैल्यू इज 1, तो -2 इज k प्लस 1 अपॉन -3, -3 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू -3 इज k प्लस 1, -6 और ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 इज k। हाँ सॉरी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट विल गिव यू 5। सो k का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल है। ऑलराइट, नाउ प्रॉब्लम सेट 5, क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो हमने किया हुआ है। अनदर थिंग, क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रॉब्लम सेट में, वो वापस से स्लोप इक्वल टू वाले पे ही है, k का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो तुम लोग कर लेना। 10th वाले में बोला है कि ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को पैरेलल है वो दिखाना है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, उसको इक्वेशन 1 लो, स्लोप ऑफ सी डी निकालो, इक्वेशन 2 लो, इक्वल आ जाएगा वो। ठीक है, किया है वो, ओके ओके। 12th वन, शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फॉर्म्ड बाय पी क्यू आर एस, जो कोऑर्डिनेट्स दिए इज अ रेक्टेंगल। तो क्वाड्रिलेटरल है तो कोई भी शेप का हो सकता है, हमने तो बस 4 पॉइंट लिख के क्वाड्रिलेटरल जैसा शेप बना दिया है। मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड से एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और अपोजिट में डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ठीक है, बट अगर तुम पैरेललोग्राम लो तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो ये तो दोनों में हो रहा है, उसमें भी और इसमें भी, तो फर्क कहाँ आएगा फिर। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस के बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला। फाइन,
तो यहाँ पे मुझे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि अपोजिट साइड एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, और साथ ही साथ दोनों डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, जो कॉर्नर टू कॉर्नर अपोजिट में कनेक्ट होते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो डायगोनल हो जाएगा P से R, दिस वन, दूसरा आ जाएगा Q से S। तो अगर दोनों डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होता, ना रोम्बस में इक्वल होता है, बट रेक्टेंगल में होता है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपोजिट साइड पैरेलल ही दिखाना पड़ेगा। तो पैरेलल कैसे दिखाओगे, स्लोप ले लो, स्लोप अगर इक्वल आ गया तो अपोजिट वाले पार्ट पैरेलल हो जाएंगे। साइड से स्लोप ऑफ पी क्यू, पी एंड क्यू के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2, so this is y2 minus y1 upon x2 minus x1, you solve that, वो आ जाएगा इक्वेशन। ऑल्सो Q से R का निकालते हैं, स्लोप ऑफ क्यू आर, क्योंकि निकालना तो चारों साइड का ही है ना, इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, सिंप्लीफाई दैट, वो देगा इक्वेशन 2। देन किसका निकालेंगे, S से R का। नाउ स्लोप ऑफ SR इज y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और वो आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। बट एक और निकालना है P से S का, स्लोप ऑफ PS इज y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1, दैट विल गिव यू इक्वेशन नंबर 4। अब उन्होंने बोला क्या है, शो दैट, शो दैट का मतलब क्या होता है, आना ही चाहिए, मतलब तो नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गलत कर रहे हो। तो PQ और SR पैरेलल आने चाहिए अगर दिखाना है तो। PQ को इक्वेशन 1 से डिनोट किया, SR को इक्वेशन, तो मतलब यहाँ पे सॉल्विंग लॉजिकली आना चाहिए फ्रॉम 1 and 3, PQ is parallel to SR, ये हो गया इक्वेशन 5। फ्रॉम 2 and 4, 2 and 4 से कौन, QR और PS आपस में एक दूसरे को पैरेलल आएंगे, QR is parallel to PS, that is equation 6। इक्वेशन 5 से ये वाला साइड इसको पैरेलल है, इक्वेशन 6 से ये इसको पैरेलल है, therefore opposite sides are parallel। From 5 and 6 opposite sides are parallel। बट वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल, तो उसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा, क्या, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वल दिखाना मतलब डिस्टेंस निकालो ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा और यहां से यहां तक का जो आएगा, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम लोग P से R का वैल्यू निकालते हैं। P से R का जो आएगा वो आएगा x3 y3 और x1 y1, तो x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो एंड इसको चाहिए तो इक्वेशन 7 ले लेना। ऑल्सो दूसरा डायगोनल कौन है, Q से S, QS इज इक्वल टू x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और ये आ जाएगा इक्वेशन 8। अब रेक्टेंगल है, प्रूव दैट बोला है, मतलब क्या, डायगोनल्स इक्वल आने ही चाहिए, तो आई कैन से फ्रॉम 7 and 8 PR इक्वल टू QS, ठीक है, तो मतलब डायगोनल्स भी क्या हो गए, इक्वल, तो देयरफॉर डायगोनल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, डायगोनल्स इक्वल है, किसमें होता है, therefore quadrilateral PQRS is a rectangle, tick tick tick, hence proof, very simple, very easy। 13th क्वेश्चन, यहाँ पे ABC कोऑर्डिनेट्स दिए ट्राइंगल के और बोला है मीडियन का जो लेंथ आएगा वो फाइंड आउट करना है। पहली बात तो मीडियन होता क्या है, किसी भी साइड के एग्जैक्ट मिडल में अगर तुम पॉइंट ड्रॉ करो तो कॉर्नर से उस पॉइंट को जब ज्वाइन करते हो वो उसका मीडियन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल एबीसी जो हमारे कोऑर्डिनेट है, वैसे तो इसको हम लोग x1 y1 और सब नाम तो बाय डिफॉल्ट है ही, x2 y2 ये हो गया, x3 y3, तो मैं बोलता हूं कि A से B जो साइड है उसका एग्जैक्ट मिडल कहीं तो होगा ना पॉइंट, उसको नाम दे देते D।
तो जब तुम सी और डी को ज्वाइन करोगे तो ये सी से मीडियन हो गया, ठीक है। तो ऐसे लेट डी ई एंड एफ, तो यहां से आ गया तो डी हो गया, इस पे आ गया तो क्या हो जाएगा ई, और यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा एफ। लेट डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है। तो मिड पॉइंट को जब कॉर्नर से वर्टाइसिस से ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है मीडियन। तो एक मीडियन हो गया तुम्हारा सी से डी, अगर ए से ई ज्वाइन करेंगे तो दूसरा मीडियन हो जाएगा, दिस इज द सेकंड। एंड थर्ड वाला क्या होगा बी से एफ तक, फाइन। अब उन्होंने बोला है कि मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, मतलब मुझे ये जो न्यू लाइंस ड्रॉ की हम लोग ने सी से डी, ए से ई, बी से एफ, इनका फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ई का कोऑर्डिनेट होता तो ए और ई के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता था, isn't it? तो लेंथ आ जाता। सी से डी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है अगर डी का वैल्यू हो, बी से एफ पे भी लग सकता है अगर एफ का वैल्यू हो, बट डी ई और एफ एक्चुअली है क्या मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो है ना हमारे पास, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए से बी का मिड पॉइंट है ना, तो डी का जो कोऑर्डिनेट है कुछ तो वैल्यू होगा उसका, तो मैं यहाँ पे उसका वैल्यू x4 y4 ऐसा अज्यूम कर लेता हूं। ई का भी कुछ होगा x5 y5, x6 एंड y6, फाइन। सो यहाँ पे x4 y4 मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, जिनके बीच में आ रहा है उनके x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइड बाय 2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, जो y के कोऑर्डिनेट्स है उनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, मतलब y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 का 5, तो दिस इज -1 प्लस 5 अपॉन 2। y1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का -3, तो 1 प्लस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा, सॉरी ये 1 है, x1 का वैल्यू -1 है एंड दिस इज 5, तो ये कितना आएगा 4 अपॉन 2 विच इज 2। ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, 1 - 3 -2, तो 2 के टेबल में कट हो जाएगा, मतलब x4 y4 का वैल्यू कितना आ गया, तो मैं सी से डी वाले मीडियन का लेंथ फाइंड कर सकता हूं, isn't it? Therefore by distance formula सी से डी का जो वैल्यू आएगा, सी से डी के लिए कोऑर्डिनेट कौन सा यूज हो रहा है x3 y3 और x4 y4, तो आ जाएगा x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 दी होल स्क्वायर, अंडर रूट x4 का वैल्यू कितना है अभी निकाला ना तुम लोग ने 2 माइनस x3 का वैल्यू कितना है 3, तो 2 माइनस 3 दी होल स्क्वायर, y4 का वैल्यू कितना है और y3 का, so this is -1 minus 5 का होल स्क्वायर, so this is अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, सेम ही वैल्यू मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का क्या आएगा 36, so this gives you रूट ऑफ 37 का कोई फैक्टर होता नहीं है ना किसी, तो इसका बस आगे यूनिट लग जाएगा, तो ये आ गया सी से डी, ठीक है। तो एक मीडियन का वैल्यू हो गया। अब जो लॉजिक मैंने इस साइड पे लगाया वो इधर भी लग सकता है, ई क्या आएगा, क्या लिखेंगे, सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी से सी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, उसमें x के 2 कोऑर्डिनेट और y के 2 कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, उससे क्या आएगा e का वैल्यू, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला a से e पे, फिर f पे लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला x6 y6 आ जाएगा, फिर बाद में b से f पे डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे हो जाएगा तो करो, इनका रह गया बाद में कर लेना, नाउ पे अटेंशन हियर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, find the coordinates of centroid of the triangle if points D, E and F are midpoints of the sides of that triangle। तो in this case प्रीवियस वाले में क्या था, कॉर्नर्स की वैल्यूज दी थी, मिड पॉइंट निकाला था और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे बोल रहा है ट्राइंगल है जिसका कुछ नाम नहीं दिया है, बस D, E, F उसका मिड पॉइंट है, तो सपोज ये हो गया A, B एंड C।
जिसके मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं और हमें कॉर्नर्स के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। और दूसरा एक चीज एक्स्ट्रा दिया है इसमें, क्या? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितना दिए दिए ना? सेंट्रॉइड नहीं दिए। सॉरी, वो नेक्स्ट वाले में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड फाइंड करने, मिड पॉइंट नहीं। ऑलराइट, सो इन दिस केस एक ट्राइंगल दिया है ए बी एंड सी, जिसके कॉर्नर है डी ई एफ, मिड पॉइंट है, और हमें बोला है सेंट्रॉइड। यहाँ पे सेंट्रॉइड का सिंबल जी होता है बाय डिफॉल्ट, जैसे तुमको बताया था। तो जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए का, बी का, सी का, डी का वैल्यू, सॉरी ए बी एंड सी, जब तक वो नहीं आएगा सेंट्रॉइड फॉर्मूला नहीं लग सकता। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? जो तीनों कॉर्नर्स है उनके एक्स वाले वैल्यू ऐड करो डिवाइड बाय 3, वाई वाले वैल्यूज ऐड करो डिवाइड बाय 3, वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट कॉर्नर्स का है कहाँ मेरे पास? तो पहले एबीसी का वैल्यू आए या तो मेरे पास, उसके बाद में सॉल्व करके ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ जी का। ठीक है, तो इसका पहले तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 y1, इसका क्या आएगा और इसका क्या आ जाएगा? अब ये मिड पॉइंट है तो इनका भी कुछ वैल्यू होगा, तो आई टेक इट एज x4 y4, दिस इज x5 y5, दिस इज x6 y। फाइन। नाउ बेसिकली हमें एक्चुअली अगर देखोगे तो x1 x2 x3 का इंडिविजुअल वैल्यू आता है तो वेल एंड गुड, बट हमें चाहिए क्या? उनका एडिशन करके कितना आता है ना। क्योंकि अगर मैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला की बात करूं तो g का अगर कोऑर्डिनेट x, y है तो x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे वैसे ही y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। मतलब मुझे इंडिविजुअल वैल्यू आ गया x1 x2 x3 का, और यहाँ पे y1 y2 y3 का, तो फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों का एडिशन आ गया तो भी चलेगा ना। अगर मुझे ये पता चल जाए x1 x2 x3 को ऐड करके कितना आता है तो मैं सीधा सीधा वो वैल्यू लिख दूंगा। समझ रहे हो? इंडिविजुअल वैल्यू आता है तो ठीक है, नहीं आता तो एडिशन भी आएगा तो चलेगा ना। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। अब उन्होंने बोला है डी जो है मिड पॉइंट है ना, डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट। तो सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो उसने क्वेश्चन में बोला ना मिड पॉइंट है डी ई एफ, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे यू विल गेट x4 y4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। अभी प्रीवियस वाले में तुम लोगों ने अप्लाई किया है फॉर्मूला। ओके, तो x4 y4 का वैल्यू है -7 एंड 6 इधर दिया है, सो दिस इज -7, 6, ये वैल्यू तो नहीं है, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। ऐसे सिनेरियो हम लोगों ने इसमें भी किए थे सेक्शन फॉर्मूला में, जब इक्वल आता है बट कुछ कर नहीं सकते तो क्या करते हैं? इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। तो पहला वाला पहले को इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे को, तो ऐसे ऑन इक्वेटिंग। जब इक्वेट करोगे यहाँ का पहला वैल्यू इसको इक्वल होगा और दूसरा वैल्यू दूसरे वाले को, मतलब -7 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2, तो इधर आएगा तो सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो आई जस्ट राइट डाउन x1 प्लस x2 का वैल्यू आ जाएगा -14, दैट इज माय इक्वेशन 1। ये इधर आएगा तो 6 into 2 दैट विल गिव यू, सो दिस इज y1 प्लस y2 इक्वल टू इक्वेशन 2। डी के लिए हुआ, वैसे ही ई भी तो मिड पॉइंट है। ऑल्सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी टू सी। तो अगर ई इसका मिड पॉइंट है तो उसके ऊपर वापस मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आई कैन से ई के जो कोऑर्डिनेट है मतलब x5 y5 विल बी इक्वल टू x2 प्लस x3 बाय 2 y2 प्लस y3 बाय 2। x5 y5 का वैल्यू दिए कितना? 8 and 5, तो ये आ जाएगा 8, 5 इज इक्वल टू x2 और x3 का वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, y2 एंड y3 भी नहीं है, तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब सॉल्व तो कुछ कर नहीं सकते, तो जैसे यहाँ पे इक्वेट किया वहां पे भी क्या करेंगे? ऑन इक्वेटिंग। x2 प्लस x3 बाय 2 और यहाँ पे 5 इज इक्वल टू y2
प्लस y3/2, 2 इधर आ जाएगा, 8 into 2 that will give you 16. So this is x2 plus x3 is 16. ये हो गया इक्वेशन नंबर, वो इधर आएगा तो 5 to the 10, so you'll get y2 plus y3 is equal to 10. That is your fourth equation. ठीक है, बट सेम वे f भी तो मिड पॉइंट है किसका, a से c का, बट यहाँ पे f इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो वही सेम लॉजिक f के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि x6 y6 का जो वैल्यू आएगा वो इसके लिए मिड पॉइंट का काम करेगा। तो x6 y6 इज इक्वल टू x1 प्लस x3/2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। x6 एंड y6 का वैल्यू कितना है, 2 n minus 2, so this is 2 comma minus 2 is x1 plus x3/2 comma y1 plus y3/2 on equating, so on equating I'll write directly for this one, x1 plus x3 का वैल्यू आएगा 4, that is my equation 5, and y1 plus y3 का वैल्यू आएगा कितना, that will come -4, and that is equation number 6. अब मुझे वैल्यू चाहिए x1 plus x2 plus x3, लेफ्ट साइड की अगर वैल्यूज देखोगे x1 plus x2 है, x2 plus x3 है, x1 plus x3 है, तो मैं लेफ्ट वाले सारे आपस में ऐड करता हूं और राइट वाले सारे आपस में, तो आई से ऐड इक्वेशन 1 3 एंड 5, ठीक है, यार आई से ऐड इक्वेशन 2 4 एंड 6। तो इक्वेशन में लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है, राइट वाला राइट में, तो इसके लेफ्ट में क्या है, x1 plus x2, so this is x1 plus x2, इसके लेफ्ट में क्या है, x2 plus x3, so this is x2 plus x3, इसके लेफ्ट में क्या है, x1 plus x3, तो ये लेफ्ट वाले हो गए, राइट में राइट वाला ऐड होगा, पहले वाले में राइट में क्या है -14, इसमें राइट में क्या है 16, और इधर क्या है, तो आ जाएगा -14 plus 16 plus x1 कितने बार है, 2 टाइम्स, x2 भी 2 बार है, x3 भी 2 बार, so you will get 2 times x1 2 times x2 plus 2 times x3, ये कितना आएगा, -14 plus 16 plus 4, that will give you 8, not 8 6, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, so you will get x1 plus x2 plus x3 is equal to, that is your equation number 7, क्योंकि आगे ये यूज होगा ना इसमें सेंट्रोइड के फॉर्मूला में, ना वहां पे जब ऐड करोगे तो सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा y1 plus y2, तो यहाँ पे y2 plus y3, उधर y1 plus y3, so this is y1 plus y2 plus y3 plus y1 plus y3, that is equal to, लेफ्ट में लेफ्ट वाला ऐड हुआ, राइट में राइट वाला होगा, 12 10 और उधर कितना है -4, 12 plus 10 plus of -4, 2 times y1 2 times y2 2 times y3, 12 and 10 that will give you 22 और -4 ना, फिर तो 18 होगा, डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा y1 plus y2 plus y3 is 9, that is equation number 8। बट हमें ये थोड़ी फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना है, g का वैल्यू ना, तो देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का जो वैल्यू आता है इसको x, y से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3, x1 से x3 का एडिशन कितना है 3, y1 से y3 का, सो दिस इज 3 अपॉन 3 9 अपॉन 3, ये वैल्यूज आया कहां से, इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8, इसको कट कर सकते हैं, पहला वाला 3 के टेबल में कटेगा, दूसरा वाला भी 3 के टेबल में, सो यू विल गेट नॉट 1 अपॉन 3 1 कॉमा 3, सो ये आ गया तुम्हारा सेंट्रॉइड। तो इसमें x1 x2 x3 का वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड किया सीधा उसका एडिशन का फाइंड किया और वही एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है।